गुरुग्राम में आयोजित मेगा स्वच्छता अभियान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया श्रमदान। सफाई मित्रों से भी की मुलाकात। कहा, स्वच्छ हरियाणा से मजबूत होगी स्वच्छ भारत की नींव। बाढ़ से प्रभावित पंजाब के साथ खड़ा हरियाणा। प्रदेश से भेजी गई बड़ी मदद। अब तक राहत सामग्री के 600 ट्रक हुए रवाना। 5 करोड़ रुपए की राहत राशि भी की गई जारी। प्रदेश सरकार लावारिस पशुओं के कारण हुए हादसे में देगी मुआवजा। नई गाइडलाइन हुई जारी। हादसे में मृत्यु या घायल होने पर दिया जाएगा 1 से 5 लाख तक का मुआवजा। और सोनीपत के खेल विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षारंभ कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने की शिरकत। अनुशासन और मेहनत को बताया सफलता का मूल मंत्र। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा शहरी स्वच्छता अभियान के अंतर्गत गुरुग्राम में मेगा स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। सोहना रोड पर हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और श्रमदान करते हुए सड़क पर झाड़ू लगाया। इस दौरान उन्होंने सफाई मित्रों से भी मुलाकात की। शहर में कुल 46 जगहों पर स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम का हर नागरिक और अधिकारी इस अभियान से जुड़े, तभी शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाया जा सकेगा। उन्होंने अपील की कि कूड़ा इधर उधर न फेंककर निर्धारित स्थानों पर ही डाला जाए। 11 अगस्त से लगातार स्वच्छता अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश भर में। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में ये पार्टी ने मनाने का निर्णय किया है। मेरा गुरुग्राम स्वच्छ गुरुग्राम, ये हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है कि हम अपने गुरुग्राम को स्वच्छ रखें। मैं अपील भी करूंगा कि ये जिम्मेवारी ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये गुरुग्राम के हर नागरिक की जिम्मेवारी है कि मेरा गुरुग्राम स्वच्छ और ग्रीन से वो लबालब हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ गुरुग्राम से ही स्वच्छ हरियाणा और स्वच्छ भारत की नींव मजबूत होगी। उन्होंने बरसात का समय निकल जाने के बाद सड़क निर्माण और अन्य कार्यों को समय पर सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री ने अभियान से जुड़े सभी लोगों का धन्यवाद किया। अगर हमारा गुरुग्राम स्वच्छ होगा, बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, बीमारियां भी नजदीक नहीं रहेंगी। ये हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, जो भी यहाँ पर, क्योंकि बरसात का ये समय अब निकल गया है और बरसात के समय के बाद अब गुरुग्राम के अंदर जो भी कार्य यहाँ पर, चाहे सड़क का है चाहे अन्य कार्य है, उसके अंदर सरकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके लोगों की सुविधाओं के लिए हर उस काम को पूरा करने का काम करेगी जो हमारा गुरुग्राम रैंकिंग में ये नंबर 1 के ऊपर आए। उसके लिए हम मिलकर के सभी काम करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने आपदा प्रभावित पंजाब के लिए बड़ी मदद भेजी है। अब तक प्रदेश से करीब 600 ट्रक राहत सामग्री रवाना किए गए हैं। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने 5 करोड़ रुपए की राहत राशि भी पंजाब सरकार को जारी की है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि पंजाब के हर नागरिक के साथ हरियाणा भाई की तरह खड़ा है। केंद्र सरकार के साथ मिलकर हरियाणा हर संभव मदद करेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से कैबिनेट मंत्रियों और प्रशासन की अगुवाई में राहत सामग्री लगातार भेजी जा रही है।
हरियाणा सरकार और राज्य के जिलों से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भेजी जा रही है। इसी कड़ी में आज कैथल के गीता भवन में शहर की कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए सहयोग देने का निर्णय लिया गया। इसके बाद कैथल की संस्थाओं के प्रमुख, समाजसेवी और हैफेड के पूर्व चेयरमैन कैलाश भगत की अगुवाई में कैथल जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी और जिला परिषद के सीईओ सुरेश रविश को 7 लाख रुपए नगद मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए भेंट किए गए। मीडिया से बातचीत में ज्योति सैनी, कैलाश भगत और सुरेश रविश ने कहा कि कैथल जिले की सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं बाढ़ प्रभावित राज्यों की जनता की मदद में आगे आ रही हैं। उन्होंने बताया कि पहले पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए सामान से भरा ट्रक भेजा गया था और सांसद नवीन जिंदल ने 5 लाख रुपए की मदद राशि भेजी थी। आज पंजाब में जो बाढ़ आई हुई है, हमारे सभी हरियाणा के वासी उनको मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आप टीवी के माध्यम से भी देख सकते हैं कि सभी लोग जहां से जितना हो सके मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज कपिल कमल कार्यालय कैथल में भी हम सब के बीच में कैलाश भगत जी और उनकी पूरी टीम पहुंची है और उन्होंने 7 लाख रुपए की मदद देने का काम किया है और हमारे सांसद नवीन जिंदल जी ने भी 5 लाख रुपए का चेक दिया है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जितना भी हो सके उतनी मदद करने का काम कर रहे हैं और आगे भी हम जो भी जहां जरूरत होगी और में मदद और सहायता करने का हम काम करेंगे। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज खादर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांव बागपुर और सोलड़ा का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुनकर उनका जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर विधायक दीपक मंगला, डॉक्टर हरिंद्र पाल राणा सहित जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने खादर क्षेत्र की 11 ग्राम पंचायतों को 10-10 लाख रुपए सांसद निधि कोष से देने की घोषणा भी की। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में कुछ लोग ढाणियों में रह रहे हैं जहां रेजिडेंशियल फीडर से बिजली नहीं जाती है। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को एस्टीमेट बनाकर देने को कहा और बताया कि ढाणियों के हिस्से की राशि एमपी लैंड से दी जाएगी। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार इस प्राकृतिक आपदा के दौरान मुस्तैदी के साथ लोगों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बारिश और बाढ़ से खराब हुई फसलों के रजिस्ट्रेशन के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है। जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं उन्हें मुआवजा देकर भरपाई की जाएगी। गुर्जर ने निर्देश दिए कि पटवारी किसानों की फसलों के नुकसान का डाटा तैयार करें। वो डाटा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड किया जाए ताकि सरकार द्वारा किसानों को उचित मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार और नायब सरकार में किसानों के हित सर्वोपरि हैं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बाढ़ से टूटी सड़कों को मरम्मत करने के निर्देश दिए और बिजली विभाग के अधिकारियों को कहा कि बाधित बिजली सप्लाई सुचारू रूप से शुरू की जाए। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी सेवाएं दुरुस्त करने की हिदायत दी। किसानों को भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर आश्वासन देते हुए कहा कि भाजपा सरकार में किसानों की अनुमति के बिना 1 भी इंच जमीन अधिग्रहण नहीं की जाएगी। ये यमुना से सटा हुआ इलाका है। यहाँ हर बार जब भी यमुना में बाढ़ आती है तो इस लोगों को उसकी आपदा से गुजरना पड़ता है। फसलें खराब होती हैं, मकान को क्षति होती है, पशुओं की क्षति होती है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर सब लोगों को अपनी जो फसलें खराब हुई हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए वो पोर्टल खोल दिया है। जिस भी किसान की फसल खराब हुई है हर किसी को मुआवजा देकर उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। मोदी सरकार और नायब सैनी जी की सरकार के लिए किसान के हित सर्वोपरि हैं। कृष्णपाल गुर्जर जी आए, उन्होंने खादर क्षेत्र में जितनी भी जहां पर बाढ़ आई है, जो नुकसान हुआ है उसका दौरा किया है और हर प्रत्येक गांव में जितने भी खादर क्षेत्र में 12-13 गांव जो भी लगते हैं उनको 10-10 लाख रुपए की राहत राशि उन्होंने अपने कोष से दी है। मैं अपने गांव की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। फतेहाबाद में भारी बारिश और जल भराव से प्रभावित हालात का जायजा लेने के लिए राज्यसभा सांसद सुभाष बराला गांव सांचला, नाढोडी, धोलू, टिब्बी, लहेरियां, चंदरकला और रहनखेड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने खेतों व घरों में हुए नुकसान का निरीक्षण किया और किसानों व ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि किसानों की हर समस्या का समाधान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
फसलों के नुकसान का ब्यौरा जुटाने के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया गया है, जिस पर किसान 15 सितंबर तक अपनी जानकारी दर्ज करा सकते हैं ताकि समय पर सहायता मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पानी निकासी के कार्य में तेजी लाई जाए और हर परिवार तक राहत पहुंचे। सांसद ने आश्वासन दिया कि हरियाणा सरकार इस मुश्किल घड़ी में पूरी मजबूती से किसानों और ग्रामीणों के साथ खड़ी है और कोई भी परिवार अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। भरपाई की है। किसी गरीब व्यक्ति का, किसी आम नागरिक का अगर भी कहीं कोई टूटा है, बारिश के कारण से उसको नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा भी सरकार देने का काम कर रही है। कहीं कोई जान का नुकसान हुआ, उसका भी मुआवजा सरकार दे रही है। और कहीं किसी के मवेशी का कोई नुकसान हुआ, उसकी जान गई है, सरकार उसका भी मुआवजा दे रही है। तो सब किसान भाई या सब जो सामान्य नागरिक जिनके गांव के अंदर कोई मजदूर रहता है, कोई भी व्यक्ति रहता है, या शहरों के अंदर किसी के मकान का इस प्रकार का कोई नुकसान हुआ है, वो अपनी क्षतिपूर्ति जो पोर्टल है उसके ऊपर वो जरूर इसको दर्ज करवा दें, इसकी एंट्री करवा दें। उसके बाद फिर सर्वे होगा। संबंधित विभागों के अधिकारी, चाहे वो पटवारी हैं या अन्य अधिकारी हैं, उनकी ड्यूटियां लगेंगी और वो फिर सर्वे करके जो रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर जितना जिसका मुआवजा बनेगा, जिस भी किसान का, मजदूर का, अन्य आम नागरिक का, उस मुआवजे को देने का काम हरियाणा सरकार नायब सिंह जी करेगी। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद यानी UNHRC में भारत ने स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान दोनों को कड़ा जवाब दिया है। स्विट्जरलैंड द्वारा भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए गए और इन सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी, जो भारत के अस्थायी मिशन के काउंसलर हैं, उन्होंने इसको चौंकाने वाली सतही और भ्रामक टिप्पणी बताया है। 10 सितंबर को जिनेवा में अपने बयान में उन्होंने कहा कि UNHRC की अध्यक्षता कर रहा स्विट्जरलैंड परिषद का समय व्यर्थ करने की बजाय अपने घरेलू मुद्दों यानी नक्सलवाद, भेदभाव और जीनोफोबिया पर ध्यान दे। त्यागी ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा, सर्वाधिक विविध और जीवंत लोकतंत्र बताते हुए कहा कि भारत बहुलतावाद के प्रतिबद्ध है और स्विट्जरलैंड को इन समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए तैयार है। ये जवाब स्वीज राजनयिक माइकल मेयर की उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें उन्होंने भारत से अल्पसंख्यकों की रक्षा और अभिव्यक्ति और मीडिया की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान किया था। And ill-informed remarks made by Switzerland, a close friend and partner. As it holds the UNHRC presidency, it is all the more important for Switzerland to avoid wasting the Council's time with narratives that are blatantly false and do not do justice to the reality of India. Instead, it should focus on its own challenges such as racism, systematic discrimination and xenophobia. As the world's largest, most diverse and vibrant democracy, with a civilizational embrace of pluralism, India remains ready to help Switzerland address these concerns. वहीं पाकिस्तान ने भी भारत पर सवाल उठाए थे, इसलिए पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने उसे बार बार UNHRC का दुरुपयोग कर पुराने झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने वाला देश बताया। त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान का नेतृत्व खुद अपने देश को डंप ट्रक कह चुका है, जो एकदम सटीक उपमा है क्योंकि वह बार बार झूठी कहानियां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेकर आते हैं। भारत में अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम, नरसंहार, पुलवामा, उरी, पठानकोट और 26/11 मुंबई जैसे आतंकवादी हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि ये सभी पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का परिणाम है। भारत को न तो किसी आतंकी प्रायोजक से सीख लेने की जरूरत है और न ही अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न से उपदेश की। त्यागी ने स्पष्ट किया कि भारत ने दोहराया है कि वह अपनी संप्रभुता की रक्षा अटल संकल्प के साथ करेगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने बार बार पाकिस्तान की धोखेबाजी और धोखेधड़ी को उजागर करता रहेगा। हरियाणा सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत कुत्ते या अन्य लावारिस पशुओं के कारण हादसे में व्यक्ति की मृत्यु या विकलांगता होने पर 1 लाख से 5 लाख रुपए तक मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा डॉग बाइट के मामलों में 10 से 20 हजार रुपए मुआवजा का प्रावधान किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय और नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि हिसार एयरपोर्ट से कल से जयपुर के लिए फ्लाइट शुरू हो रही है। हिसार और जयपुर के बीच हर शुक्रवार शाम 5:30 पर फ्लाइट चलेगी और किराया 1950 रुपए रहेगा। इसके बाद कोलकाता, जम्मू और श्रीनगर के लिए भी फ्लाइट सेवा जल्द शुरू होगी। हरियाणा सरकार की तरफ से दीनदयाल परिवार योजना जो है वो कल विधिवत रूप से उसको जारी कर दिया गया।
कि जो डॉग्स के काटने से 10,000 और 20,000 रुपए तक का मुआवजा सरकार देगी, और पहले ही उसके लिए इंजेक्शन का प्रावधान तो सरकार के पास है ही है। हर हॉस्पिटल में वो इंजेक्शन, एंटी रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध होता है। उसके अलावा एक और बात, चाहे उनसे कोई व्यक्ति इंजर्ड हो जाए, कोई व्यक्ति विकलांग हो जाए, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो डिफरेंट कैटेगरीज में 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का काम हरियाणा सरकार करेगी। ऐसी एसओपी सरकार ने कल जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने एक विशेष संदेश भी लिखा। प्रधानमंत्री ने भागवत के परिवार से अपने पुराने संबंधों का उल्लेख करते हुए उनके पिता मधुकर राव भागवत के योगदान को भी याद किया। पीएम मोदी ने मोहन भागवत को पारस मणि कहते हुए उनके नेतृत्व की सराहना की और कहा कि उन्होंने आपातकाल के दौरान भी संघ कार्य को मजबूती दी। मोहन भागवत के नेतृत्व में संघ में अनेक परिवर्तन हुए, जैसे गणवेश बदलाव, शिक्षा वर्गों में सुधार और टेक्नोलॉजी का बढ़ता उपयोग। पीएम ने पंच परिवर्तन जैसे समाज निर्माण के अभियानों की भी चर्चा की और कहा कि आत्मनिर्भर भारत और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर मोहन भागवत का विशेष फोकस रहा है। उन्होंने भागवत जी की संगीत, पठन और संवाद में रुचि को भी प्रेरणादायक बताया। अंत में प्रधानमंत्री ने मोहन भागवत की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, राष्ट्र सेवा एवं राष्ट्र निर्माण को समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक परम आदरणीय मोहन भागवत जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ रहें व दीर्घायु हों और अपने प्रखर विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। सोनीपत के राय स्थित खेल विश्वविद्यालय में बुधवार को दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण रहे, जबकि विशेष वक्ताओं के तौर पर अर्जुन अवार्डी संदीप नरवाल, पैरा एथलीट और दोहरी गोल्ड मेडल विजेता सुमित अंतिल तथा सबसे युवा एवरेस्ट विजेता शिवांगी पाठक मौजूद रहीं। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं से कहा कि सफलता का मूल मंत्र अनुशासन और मेहनत है। उन्होंने नशे से दूर रहने और समाज निर्माण में योगदान देने का आह्वान करते हुए कहा कि खेल केवल करियर ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने और इसमें खिलाड़ियों की बड़ी भूमिका होगी। लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर उनको भेजना, क्योंकि हरियाणा एक स्पोर्ट्स का पावर हाउस है और हमारे यहाँ पर एक जो नेचुरल टैलेंट जो युवाओं के अंदर है और जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों ने पिछले समय में उसको साबित भी किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक संकल्प है कि 2047 में जब हमारा देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तब हमारा देश एक विकसित राष्ट्र होगा, उसमें हमारे खिलाड़ियों की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। जो भी बच्चा खेल से जुड़ेगा वो एक जीवन जीने की एक कला, जिस प्रकार से वो नशे से दूर होगा, जिस प्रकार से उसको परिश्रम की आदत होगी, जिस प्रकार से अनुशासन उसके अंदर होगा, निश्चित रूप से वो अपने जीवन में कामयाब व्यक्ति होगा। विश्वविद्यालय के कुलपति अशोक कुमार गर्ग ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि कठिन परिश्रम से ही उपलब्धियां हासिल होती हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 400 विद्यार्थियों के मुकाबले इस वर्ष 700 से अधिक छात्रों ने प्रवेश लिया है। अब तक विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने 27 पदक जीते हैं और इस वर्ष 40 से अधिक पदक लाने का लक्ष्य है। हरियाणा राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने निजी संस्थान में अपनी पुस्तक हरिवंश एक्सपेरिमेंट विद एडवोकेसी जर्नलिज्म फ्रॉम एड्स टू एक्शन वर्ड्स टू चेंज का अनावरण किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, मीडिया पेशेवर और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बदलते तकनीकी युग में हर व्यक्ति को नवाचार और नई सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, अन्यथा वह पीछे छूट जाएगा। उन्होंने युवाओं से चुनौतियों को अवसर में बदलने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम के दौरान कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने उपसभापति के योगदान को प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि उनकी दूरदर्शी सोच ने एडवोकेसी पत्रकारिता को नई दिशा दी है। ये काम अगर कुछ हो सका तो उनका बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से हम सब जहां काम करते थे उससे बहुत मदद मिली। यह पूरी पुस्तक उस एक अखबार और उस एक प्रतिष्ठान या उस एक कंपनी का विवरण है जिसमें जब काम की शुरुआत हुई तो उसके पास कोई संसाधन नहीं थे कि उसका कोई भविष्य दिखाई दे,
तब कैसे काम संभव हुआ, ये उसका विवरण है। जब हम टीम ने वहां काम करना शुरू किया तो उस अखबार का कोई भविष्य नहीं दिखता था, तो कैसे हम लोगों तक पहुंच सके कि हमारा अखबार अन्य अखबारों से भिन्न है, उसकी शुरुआत किस तरीके से हम लोगों ने की, उसकी कहानी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया एक्स पर 11 सितंबर 1893 को शिकागो की विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि स्वामी विवेकानंद का यह ओजस्वी संबोधन आज भी अपनी आध्यात्मिक ओजस्विता से भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को आलोकित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उस समय धर्मसभा में स्वामी विवेकानंद के शब्दों की गूंज और श्रोताओं की करतल ध्वनि हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने अपने गहन ज्ञान, प्रखर बुद्धि, अदम्य आत्मविश्वास और कठिन साधना से भारतीय संस्कृति, परंपरा और अमूल्य धरोहर को विश्व पटल पर परिचित कराया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र की अध्यक्षता में विकसित भारत 2047 को लेकर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में देश भर के सामाजिक न्याय मंत्रियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कृष्ण बेदी ने कहा कि इसमें हरियाणा सरकार ने कई सुझाव रखे। उन्होंने बताया कि पूरे देश में केवल हरियाणा 3,000 रुपये की सहायता दे रहा है। इसके अलावा वृद्ध आश्रमों, विधवाओं और जरूरतमंदों के लिए भी सुझाव दिए गए। उन्होंने कहा कि ड्रग एडिक्शन के खिलाफ राज्य में चलाया जा रहा अभियान और हाल ही में आयोजित साइक्लोथॉन यात्रा में 10 लाख लोग शामिल हुए। मंत्री ने आगे बताया कि 25 सितंबर से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी। इस योजना का लाभ 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को मिलेगा। हर जिले में इसके लिए विशेष कार्यक्रम होंगे और विभाग इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। उनको बताने का, क्योंकि सबसे ज्यादा पेंशन और सबसे ज्यादा संख्या में पेंशन का यदि कोई देने वाला प्रदेश है तो वो हमारा हरियाणा प्रदेश है। 3,000 रुपये और कोई प्रांत नहीं दे रहा। और लगभग ओल्ड एज के तो हम 22.5 लाख बुढ़ापा पेंशन को दे रहे हैं। और यदि सभी पेंशन को जोड़ दे तो लगभग 35 लाख लोगों को, 36 लाख लोगों को हम पर महीने 3,000 रुपये के हिसाब से विभाग का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करता है। इसी प्रकार से हमने कई सुझाव भी दिए हरियाणा प्रांत के। लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में हमने बताया कि 21 रुपये हम 23 साल से लेकर 60 साल की बहनों को देने की योजना 25 सितंबर से हमने मुख्यमंत्री जी ने योजना घोषित कर दी और 25 सितंबर के बाद हम इसको शुरू भी कर देंगे। और उसका भी अनुसरण लगभग 19 से 20 लाख बहनें इसमें जुड़ेंगी। करनाल के मंगल सेन ऑडिटोरियम में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली मुख्य अतिथि रहे। कार्यशाला में महिला मोर्चा द्वारा 17 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की जानकारी दी गई। इसके तहत महिला मोर्चा प्रदेश भर में यात्राएं निकालेगा और जनता के बीच विभिन्न सेवा कार्यक्रम शुरू करेगा। मीडिया से बातचीत में मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर सहित अन्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में राहत कार्यों में सरकार और भाजपा कार्यकर्ता पूरी तत्परता से जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों के नुकसान को कम करने के लिए पहले से बाढ़ नियंत्रण के इंतजाम किए थे और अब क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से नुकसान की भरपाई की जा रही है। बारिश से पहले अच्छे इंतजाम किए, उससे कम नुकसान किसानों को हुआ है और बारिश के बाद भी जहाँ बाढ़ का असर रहा वहाँ राहत देने के लिए, तो सहायता देने के लिए पोर्टल के माध्यम से ये पोर्टल खोला गया है। 15 तारीख तक सब जो उस पर अपने नुकसान का आकलन दर्ज करा उन सबको उस नुकसान की भरपाई करने के लिए हरियाणा सरकार ने पूरी एक सूची जारी की है। इसमें फसलें खराब हुई है तो 7,000 से 15,000 का। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष अलीशा तोमर ने बताया कि ये कार्यशाला संगठन की मजबूती और नारी शक्ति की सेवा भूमिका को सशक्त बनाने के लिए आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़े के दौरान महिला मोर्चा रथ यात्रा निकालकर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को जनता के बीच सेवा कार्यों के साथ मनाएगा। देश स्तर की महिला मोर्चा की इसमें हम माननीय मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करेंगे। और जो हमारा 17 तारीख से सेवा पखवाड़ा शुरू हो रहा है उसके लिए हम यहाँ पे अपनी कार्यशाला भी आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हम आने वाली तारीखों पे
माननीय मोदी जी के जन्मदिन का धन्यवाद भी करेंगे और सेवा पखवाड़ा के निमित्त जो हमें कार्यक्रम दिए जाएंगे, हम महिला मोर्चा की तरफ से अपने महिला सशक्तिकरण को दिखाएंगे उसमें। अंबाला के जनसुआ गांव में आज बड़ी संख्या में ग्रामीण भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। इस मौके पर पूर्व मंत्री असीम गोयल ने सभी नए कार्यकर्ताओं को पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कहा कि भाजपा की नीतियों और नेतृत्व पर लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश और देश दोनों जगह पार्टी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है। विभिन्न वर्गों से कांग्रेस को छोड़ के अपनी आस्था भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में मोदी जी की नीतियां, माननीय नायब जी की नीतियां जो लगातार देश और प्रदेश के अंदर मोदी जी और नायब जी की जोड़ी लगातार लोक भलाई के जन कल्याणकारी नीतियों को चलाकर सरकारें चला रहे हैं, उन नीतियों से प्रभावित होकर लगातार भारतीय जनता पार्टी का परिवार जो है बड़ा हो रहा है। मैं इस अवसर पर जितने भी हमारे साथी गांव जनसुआ से कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आए हैं, उनका स्वागत करता हूं। शामिल हुए ग्रामीणों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश नेतृत्व की वजह से भारत की पहचान आज विदेशों में भी सशक्त हो रही है। उनका कहना था कि भाजपा ही देश को सुरक्षित, समृद्ध और विकसित बना सकती है। बीजेपी जो ज्वाइन की जी, बाकी विदेशों से भी बड़ी मांग है, विदेशों से भी बड़े जोर शोर नाल बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं लोग। सो बहुत मेहरबानी जी, सब बड़ी आस्था है बीजेपी में सब लोग। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने मेयर परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होने वाले सेवा पखवाड़े की तैयारियों की समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि इस दौरान सभी नगर निगमों में स्वच्छता अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल अभियान नहीं बल्कि जीवन शैली होनी चाहिए, जिसके लिए जन सहभागिता जरूरी है। बैठक में नगर निगमों के विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई और मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। हरियाणा के राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं जिन्होंने विभिन्न ट्रेड्स में 9वीं से 12वीं तक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की है, उनके लिए आज रोजगार मेला लगाया गया है। इस मेले में 12वीं पास लगभग 100 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया और 12 उद्यमियों ने अपने अपने ट्रेड में विद्यार्थियों का चयन किया। सभी कंपनियां पंचकुला से हैं, जैसे विशाल मेगामार्ट, जावेद हबीब सैलून, रिलायंस रिटेल, शास्त्रांग सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग आदि ने चयन की प्रक्रिया की। विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के ऑटोमोबाइल, ब्यूटी एंड वेलनेस, आईटी, फिजिकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर, टूरिज्म आदि कई व्यावसायिक शिक्षा के विषय पढ़ाए जा रहे हैं। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए पंचकुला जिला परियोजना अधिकारी अनीता चौधरी ने बताया कि हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना द्वारा स्कूली शिक्षा के दौरान विभिन्न व्यवसायों से संबंधित शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसका मूल उद्देश्य है कि राज्य के विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बड़ी कंपनियों से मिलाकर उन्हें उनमें रोजगार दिलाया जाए, जिससे कि आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न साकार हो सके तथा रोजगार परक शिक्षा प्राप्त कर पाएं। वो सब बच्चे हमने कॉल किए हैं, सब बच्चे आए हैं। आज 100+ आया है, उम्मीद 200+ की थी, लेकिन जो रेनी सीजन, सड़कें खराब और दूर दराज का बच्चा नहीं आ पाया आज हमारा। कंपनियां 12 कंपनियां आई हैं और लोकल हैं, पंचकुला की कंपनियां हैं सारी। ऑटोमोबाइल की भी हैं, वेलनेस, ब्यूटी एंड वेलनेस भी है, एग्रीकल्चर भी है, फिजिकल एजुकेशन की भी है। नहीं, हरियाणा गवर्नमेंट का ये उनके कंपोनेंट में आता है और ये हम एवरी ईयर लगाते हैं। पिछले 3-4 साल से हम लगा रहे हैं। मकसद यही है कि जो हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में खुद से नहीं जा पा रहे, उनको रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए पहले तो स्कूल्स में ही उनको क्वालिफिकेशन हम दे रहे हैं, उसके बाद एम्प्लॉयर को उनके पास तक लेके आ रहे हैं। बच्चों को और एम्प्लॉयर का जो बीच में गैप है ना, उनके लिए ये ब्रिज का काम है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।